नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का संपादकीय है हमारी कूटनीति सफलता अब स्पष्ट हो चुकी है। इससे संबंधित ये बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। इसके संबंध में अपन देखते हैं। नेपाल से तनाव, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गहल बहियां करना। नेपाल से तनाव, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गहल बहियां करना, ट्रंप का दंडात्मक टैरिफ और यूएस के पाकिस्तान में तेल निकालने के ऐलान को कुछ विश्लेषकों ने भारत की कूटनीतिक असफलता बताया था। क्या बताया? नेपाल से तनाव, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गहलवैयां करना, ट्रंप का दंडात्मक टैरिफ और यूएस के पाकिस्तान में तेल निकालने के ऐलान को कुछ विश्लेषकों ने भारत की कूटनीतिक असफलता बताया था। आज नेपाल में भारत उन्मुखी बदलाव है। बांग्लादेश आर्थिक राजनीतिक संकट में है। पाक हुक्मरान अमेरिका में माफी मांगने पहुंच रहे हैं। भारत यूएस ट्रेड डील के संकेतों के बीच ट्रंप ने पीएम को और पीएम ने ट्रंप को फिर से माय गुड फ्रेंड कहना शुरू कर दिया है। रूस चीन भारत का नए ध्रुव, विश्व भू राजनीति में नया कदम है। इतना ही नहीं, भारत ने ट्रंप की धमकी के बाद रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। इसी बीच क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक क्रिकेटरों से हाथ न मिलाकर संकेत दिया है कि पहलगाम आतंकी नरसंहार का किरदार इस्लामाबाद में। ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर कोई देश धमकियों से नहीं डरता है या कुछ पाने की इच्छा से दोस्ती नहीं करता है तो दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। नेपाल के पीएम ने भारत ट्रेड डील की लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल का विरोध किया था। उन्हें युवाओं के आंदोलन ने बाहर कर दिया। भारत ने ब्रिटेन से द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। भारत ने ब्रिटेन से और ईयू से ट्रेड डील भी अंतिम चरण में है। देश में राफेल निर्माण के लिए फ्रांस आगे आया और रूस से जरूरत पड़ने पर और मारक क्षमता मिलने में कोई शक नहीं है। फिच और आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। क्या यह सब कूटनीतिक सफलता नहीं दर्शाता? बिजनेस स्टैंडर्ड का अगला ये एडिटोरियल है एआई संचालित अर्थव्यवस्था। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल के जरिए एक त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल के जरिए त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ उत्पादकता में सुधार से वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अतिरिक्त 500 से 600 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है और अनुसंधान एवं विकास में नवाचार को तेज करने से अतिरिक्त 280 से 475 अरब डॉलर रकम जुड़ सकती है। भारत में तकनीक की जानकारी रखने वाला एक विशाल कार्यबल है। यहाँ डिजिटल ढांचे का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके अलावा आर&डी तंत्र का भी तेजी से विकास हो रहा है। इन खूबियों की बदौलत भारत वैश्विक एआई पूल वैल्यू पूल में 10 से 15% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। मगर केवल अवसर मौजूद रहना ही काफी नहीं है। सरकार, उद्योग, शिक्षा व्यवस्था के बीच मजबूत समन्वय एक ठोस एवं समावेशी एआई तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इंडिया एआई मिशन शुरुआत किया है। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य डेटा लैब एवं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना, भारत के लिए विशिष्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करना, राष्ट्रीय कौशल योजना में एआई का समावेशन करना। यह पहल संप्रभु डेटा ढांचा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बड़े स्तर पर एआई अपनाने की बुनियादी तैयारी करेगी।
नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जिन संभावनाओं का जिक्र किया गया है उसमें वैश्विक डेटा केंद्र बनने की भारत की क्षमता भी शामिल है। डेटा अगले चरण के एआई मॉडलों को ताकत दे सकते हैं और विनिर्माण, दवा, वित्तीय सेवाओं और वाहन उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास के द्वार खोल सकते हैं। विशेषकर दवा क्षेत्र बड़े बदलाव लाने वाली संभावनाओं से भरा है। वर्तमान में भारत के दवा बाजार का 80% हिस्सा जेनेरिक दवाइयों तक सीमित है, क्योंकि R&D पर अधिक खर्च आता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। मगर एआई के माध्यम से दवाओं की खोज पर आने वाली लागत और इनके विकास में लगने वाला समय दोनों कम किए जा सकते हैं, जिनसे भारत की जेनेरिक दवाइयों के निर्माता से वैश्विक नवाचारकर्ता बन सकता है। विशाल जीन पूल और औषध विज्ञान में विशेषज्ञता जैसी खूबियों की बदौलत भारत स्वयं को नए नवाचारी दवा विकास केंद्र के रूप में तैयार कर सकता है। इस तरह सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों के साथ वाहन क्षेत्र नए बदलाव के लिए तैयार दिख रहा है। सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों में एआई डिजाइन, परीक्षण और उपकरणों के संयोजन को संचालित कर सकता है। एआई रेडी औद्योगिक पार्क की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा कारखानों के विकास और दमदार प्रदर्शन करने वाले लैब एवं कौशल केंद्रों की बदौलत भारत त्वरित नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। भविष्य में अगली पीढ़ी के यातायात साधनों का पुरोधा बन सकता है। हालांकि जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति आयोग की इस रिपोर्ट की प्रस्तुति की पहले पर कहा कि दो चुनौतियां भी सामने हैं। इसमें तकनीकी इस्तेमाल में तेजी लाने के साथ ही नवाचार की प्रगति बाधित किए बिना नियामकीय ढांचा तैयार करना शामिल है, ताकि नागरिक की जो हित होते नागरिक हित ना ताकि नागरिक हित के सुरक्षित रहे। डेटा सुरक्षा और डिजिटल व्यक्तिगत डाटा अधिनियम में प्रस्तावित विस्तृत नियम आने के बाद डेटा गोपनीयता पर स्थिति साफ हो जाएगी। इससे एआई ढांचा से जुड़ी एक सबसे बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। रिपोर्ट में मानव पूंजी से जुड़ी अहम चुनौती भी रेखांकित की गई है। यह सच है कि एआई तकनीकी कई बड़े हुनर वाली भूमिकाओं को अंजाम दे सकती है, मगर यह कई नौकरियां जैसे खासकर नियमित एवं कम कौशल वाले खंडों में भी समाप्त कर सकती है। कार्यबल को बदलते समय के साथ आवश्यक हुनर से लैस करने और विस्थापित कामगारों को हुनरमंद बनाने, खासकर छोटे कारोबारों में पिछड़े क्षेत्रों में एआई क्षमता तक सबकी पहुंच सरल बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत को पूरी जवाबदेही के साथ एआई के इस्तेमाल के लक्ष्य को आगे बढ़ाने चाहिए। संप्रभु ढांचे में निवेश, क्षेत्र विशेष डेटा प्लेटफॉर्म जैसे विनिर्माण डेटा ग्रिड का विकास, अनुकूलित एआई कौशल तंत्र तैयार करने और समान पहुंच सुनिश्चित कर भारत न केवल आर्थिक वृद्धि तेज कर सकता है बल्कि एक टिकाऊ कारोबारी तंत्र का भी तैयार कर सकता है। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये एडिटोरियल है, दक्षिण एशिया में हालत जटिल, नृपेंद्र अभिषेक निरप। दक्षिण एशिया आज जिस दौर से गुजर रहा है वह केवल आंतरिक अस्थिरता की कथा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक की गहरी छायाओं से आच्छादित परिदृश्य है। गहरी छायाओं से आच्छादित परिदृश्य। यह भूभाग जो कभी प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक बहुलता और समृद्ध परंपराओं का उद्गम स्थल रहा, आज अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हितों की प्रयोगशाला और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, लगभग सभी देशों में उथल और आंदोलन और सत्ता संघर्ष का आलम है। इन घटनाओं ने क्षेत्र की स्थिति को संकट में डाल दिया। श्रीलंका का सबसे ताजा उदाहरण 2022 में, जब इस द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट ने भयावह रूप ले लिया, तब जनता ने राजपक्षे परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। विदेशी कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुप्रबंधन ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया।
यह आंदोलन सरकार विरोधी आक्रोश भरा नहीं था, बल्कि संकेत था कि जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा की जाएगी तो सत्ताधारी वर्ग के लिए कुर्सी बचाना असंभव होगा। कुछ ही समय बाद बांग्लादेश में भी आक्रोश की लपटें उठी। शेख हसीना की सरकार, और जिसने आर्थिक और विकास प्रगति के नाम पर स्थायित्व काम किया था, अचानक विपक्ष और जनता के साथ निशाने पर आ गई। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह ने आंदोलन को जन्म दिया। नेपाल की स्थिति भी और जटिल हो गई थी। नेपाल का भूगोल, राजनीतिक रणनीतिक स्थिति, भारत चीन के बीच असहमति ने इसे बाहरी हस्तक्षेप का सहज शिकार बना दिया। वहां की राजनीति में लगातार बदलते गठबंधन, नेतृत्व की अस्थिरता और जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा ने असंतोष को हवा दी। राजतंत्र समर्थक कट्टरपंथी ताकतें असंतोष को भुनाने में जुटी हैं, जिससे नेपाल की सामाजिक संरचना में नई दरार पड़ रही है। इसी तरह म्यांमार, जहां सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है, वर्षों से गृह युद्ध और विद्रोह की चपेट में है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यहाँ विदेशी शक्तियों की भूमिका और भी स्पष्ट दिखती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, चीन की गहरी आर्थिक पैठ और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई ने म्यांमार को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। पाकिस्तान की स्थिति भी किसी से नहीं छिपी है। एक और सेना और न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र ढांचा कमजोर होता जा रहा है। विदेशी कर्ज पर निर्भरता, मुद्रास्फीति और बढ़ते आतंकी हमलों ने जनजीवन को असुरक्षित बना दिया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। एक और चीन बेल्ट एंड रोड जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र को अपनी आर्थिक रणनीतिक पकड़ में लेना चाहता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे साझेदारियों के जरिए इस प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा है कि दक्षिण एशियाई देशों की आंतरिक राजनीति अब उनकी अपनी नहीं रह गई है। हर आंदोलन, हर सत्ता परिवर्तन, हर अस्थिरता के पीछे विदेशी छाया मंडराती रहती हैं। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर, मलक्का जलमंडरू, मध्य और हिमालय गलियारों पर पकड़ बनाने के लिए जद्दोजहद ने भारी शक्तियों को सक्रिय कर दिया है। भारत जो स्वयं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती शक्ति है, इसके लिए स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आती है। एक और उसे अपने पड़ोस की अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, दूसरी बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। दक्षिण एशियाई देशों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि शासक वर्ग ने जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं दी। लोकतंत्र चुनावों तक सीमित रहेगा, जबकि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का अभाव रहा है। आर्थिक विकास का लाभ कुछ वर्गों तक सीमित रहा है, जिससे सामाजिक विषमता बढ़ी है। जब यह असंतोष जब फूटता है तो आंदोलन का रूप ले लेता है। जब आंदोलन विदेशी हितों से टकराता है तो भारी शक्तियां अपने अपने हित साधने के लिए उसे हवा देने से नहीं चूकती हैं। दक्षिण एशियाई दरारें केवल क्षेत्रीय संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौतियां हैं। यदि ये क्षेत्र अस्थिर रहता है तो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विदेशी शक्तियां अपने अपने हित साधने की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और अगला है हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, पश्चिमी देशों में प्रवासियों के खिलाफ क्यों बढ़ रहा गुस्सा। हर्ष बी पंत, प्रोफेसर किंग्स लंदन कॉलेज। ब्रिटेन में बदल रहा राजनीतिक माहौल चिंतनीय है। वह शनिवार को इंग्लिश डिफेंस लीग ने प्रवासी विरोधी रैली का आयोजन किया। इसमें 1.5 लाख के करीब लोग पहुंचे और प्रवासियों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़क पर उतरना ब्रिटेन जैसे उदार देशों में आश्चर्य की बात है। ये यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ फैल रहे असंतोष का संकेत दे रहा है। रैली का आह्वान लीग के नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था, जिनके खिलाफ काफी आरोप हैं और जो कई बार जेल भी जा चुके हैं। रैली में प्रवासियों का विरोध करने वाले पूरे पश्चिम जगत के दक्षिणपंथी नेटवर्क का जमावड़ा देखा। यहाँ तक कि जाने माने उद्यमी एलन मस्क ने भी इसे वर्चुअल तरीके से भी संबोधित किया। इसमें कई लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहनी थी और रैली में साफ साफ पढ़ा जा सकता था कि
प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका में जो उभार हो रहा है, प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका में जो उभार हो रहा है, ब्रिटेन भी उससे प्रेरित है। इंग्लिश डिफेंस लीग मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है और यह दल लोगों को तात्कालिक रूप से इकट्ठा करने और भावना भड़काने के लिए हाल में ब्रिटेन में प्रवासी व्यक्तियों द्वारा एक बच्ची के साथ शोषण की घटना का इस्तेमाल कर रहा है। अप्रवासी पृष्ठभूमि वाले कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए आतंकी हमलों ने भय और अविश्वास को बढ़ाया है, यानी वैश्विक परिदृश्य में स्थानीय घटनाओं का तड़का लगाकर प्रवासियों को बाहर निकालने की भावना इन दिनों जोर पकड़ने लगी है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन समेत पश्चिम के धुर दक्षिणपंथी समूहों में यह भावना घर कर रही है कि प्रवासियों के कारण उनकी सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में है, उनकी पहचान पर संकट आ गया है, उन्हें अपने लिए अवसर खत्म होने का भी डर सता रहा है। इस रैली में इन्हीं सबकों का उभारने की कोशिश की गई। यह तथ्य भी है कि अब तक हाशिए पर रही इंग्लिश डिफेंस लीग धीरे धीरे मुख्यधारा में आ रही है। यह ब्रिटेन और दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि यह भी समझना होगा कि पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहाँ रोजगार कम हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर तौर पर इसका ठीकरा बाहर वाले पर फोड़ने की कोशिश होती रही है। बाद में इसमें भावनात्मक बल देने के लिए संस्कृति और पहचान से जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर प्रवासियों में भी कई समुदाय हैं जो वहाँ के समाज के मूल मेल जोल नहीं बढ़ा पाते हैं, इससे भी आक्रोश बढ़ने लगता है। बिहार में चुनावी राजनीति की बात करें तो वहाँ पर एक नई रिफॉर्म यूके पार्टी उभरी है। ब्रिटेन में चुनावी राजनीति की बात करें तो नई रिफॉर्म यूके पार्टी उभरी है। उसके नेता नाइजल फराज हैं जो प्रवासी विरोधी हैं। आज ब्रिटेन में चुनाव हो जाए तो इसकी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने की प्रबल संभावना है। ब्रिटेन में जो माहौल है, लोगों की भावना स्थापित दलों के खिलाफ होती जा रही है, वह एक नया पहलू है। यह एक हद तक ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने वाले जैसे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है, वह काम नाइजल फराज अलग पार्टी बनाकर कर रहे हैं। दोनों जगह पैटर्न एक तरह का है और अमेरिका के बाद ब्रिटेन में यह चलन खास है। ब्रिटेन की स्थापित पार्टियां लेबर और कंजर्वेटिव ने इनके खिलाफ मोर्चा जरूर लिया है, लेकिन वे प्रवासियों की आमद कम नहीं कर पा रहे हैं। यही उनकी कमजोरी साबित हो रही है। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को इकट्ठा कर प्रवासी विरोधी भावना को तूल देने की कोशिश हो रही है। यह भावना अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर के मध्य यूरोप तक देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन का राजनीतिक माहौल अंदरूनी तौर पर बदलता जा रहा है। प्रवासी विरोधी रैली में बहुत सारे नारे लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ भी लगे हैं। वहाँ लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ लोगों ने नाराजगी बढ़ने लगी है। जाहिर है कि हमें इन घटनाओं पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि प्रवासियों के खिलाफ तेज होता यह विरोध अनिवासी भारतीयों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिनकी संख्या तकरीबन 18 लाख के करीब है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार बहुत ही शानदार एडिटोरियल देखिए अपने पश्चिमी देशों में प्रवासियों के खिलाफ क्यों बढ़ रहा है जो गुस्सा, और दक्षिण एशिया में हालात जटिल, इससे संबंधित एडिटोरियल इसमें बहुत सारे बातें कही गई हैं और एआई संचालित अर्थव्यवस्था के संबंध में बातें की, जिससे रोजगार वगैरह खत्म हो सकता है और हमारी कूटनीतिक सफलता अब स्पष्ट हो चुकी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।